तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज की इस महत्वपूर्ण कक्षा में। आज हिंदी साहित्य के इतिहास में तर्कस बैच के अंतर्गत हम लोग एक महत्वपूर्ण कक्षा करने वाले हैं और इस कक्षा का उद्देश्य है कि आप हिंदी कहानी से परिचित हों। हिंदी कहानी में प्रथम कहानी का दावा किन किन आलोचकों ने किन कहानियों के लिए किया, वो कौन सी महत्वपूर्ण कहानियां हैं, उन कहानियों का कथ्य क्या है, उन कहानियों के पात्र कौन हैं और उन कहानियों की रचना तिथि क्या है, इस पर पूरी बात करेंगे। और साथ ही साथ हिंदी कहानी के विकास की जो आरंभिक कड़ी है उस पर भी हम लोग सारी कहानियों की चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कक्षा को बहुत ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट करिएगा और हिंदी कहानी का जो प्रारंभिक चरण है या जिसको आप आरंभिक चरण कह सकते हैं वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि परीक्षाओं में इससे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह महत्वपूर्ण कक्षा। तो ये तर्कस बैच जो कि 15 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और आज इसकी दूसरी महत्वपूर्ण क्लास है। हम लोगों ने हिंदी गद्य में कहानी से शुरुआत की है तर्कस बैच की। तो तर्कस बैच निश्चित तौर पर एक ऐसा तर्कस है जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे तीर होंगे और जिससे आपके सामने जो दुश्मन है वो नस्ते नाबूद हो जाएगा। दुश्मन कौन है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और तर्कस के तीर क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और तर्कस क्या है? आपकी स्ट्रेटजी है और आपका सिलेबस है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एक बार फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए। दरअसल आज शाम को क्लास मैंने नहीं रखी, इसके पीछे का कारण ये है कि आज जानते हैं आप सब कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल खेला जाएगा। तो हम लोग आज भारत की जीत के लिए कामना करेंगे और बैठ के मैच को भी देखेंगे, तो जिसकी वजह से शाम वाली क्लास आज सुबह ही कर दी गई है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो जैसे सभी भाइयों को पता चल जाए और सभी लोग फटाफट आ जाएं, इसलिए आप लोग वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। शुरू किया जाए। तो चलिए भाइयों, सुबह सुबह ये महत्वपूर्ण कक्षा तर्कस बैच में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा हमारे नंबर पर। हमारा नंबर है 9628 9592 37। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं से शुरू करते हैं। चलिए, दरअसल जब हम हिंदी कहानी की बात करते हैं, हिंदी कहानी की बात करते हैं और हिंदी कहानी के विकास की बात करते हैं, तो एक परंपरा भी हमारे सामने आनी चाहिए और वो क्या परंपरा है उसे हम समझते हैं। हम सबसे पहले सरस्वती पत्रिका को देखते हैं। सरस्वती पत्रिका में किस तरह की कहानियां शुरू में छप रही थी या कहानियों का जो उद्भव और विकास है वो सरस्वती पत्रिका में किस प्रकार से देखने के लिए मिलता है। हिंदी सुमन, सुप्रभात, नमस्कार। अखिलेश यादव जी गुड मॉर्निंग। लाल बहादुर नमस्कार, स्वागत है सबका। चलिए शुरू करते हैं। शेक्सपियर के नाटकों के इतिवृत्त के आधार पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया प्रश्न है, शेक्सपियर के नाटकों के इतिवृत्त पर
आधारित कहानियां। आरंभिक दौर में सरस्वती पत्रिका में जो कहानियां छपती थीं उसमें शेक्सपियर के नाटकों का इतिवृत्त था, जिनको आधार बनाकर ये कहानियां लिखी जा रही थी। दूसरी तरह की जो कहानियां लिखी जा रही थीं, ये कहानियां वर्णनात्मक शैली में थीं। किस शैली का प्रयोग किया जा रहा था? वर्णनात्मक शैली। शेक्सपियर के नाटकों को इतिवृत्त के आधार पर प्रस्तुत करने का काम जो चल रहा था वो वर्णनात्मक शैली में चल रहा था। दूसरा, स्वप्न और कल्पनाओं के रूप में रचित कहानियां। स्वप्न और कल्पनाओं के रूप में स्वप्न और कल्पनाओं के रूप में रचित कहानियां, ये दूसरे तरह की कहानियां थी जो आरंभिक दौर में लिखी जा रही थी। इस आधार पर, इस वर्ण विषय पर ये कहानियां थी। और तीसरे प्रकार की जो कहानियां थी उसमें सुदूर देश के काल्पनिक चरित्रों को लिखे, सुदूर देश के काल्पनिक चरित्रों के ऊपर संवेदनात्मक कहानियां। यह भी उसी दौर की कहानियां हैं, आरंभिक दौर की कहानियां हैं। इसके बाद काल्पनिक यात्रा वर्णन की कहानियां। काल्पनिक यात्रा काल्पनिक यात्रा वर्णन की कहानियां भी इसी दौर में लिखी जा रही थी। आत्मकथा रूप में प्रस्तुत कहानियां आत्मकथा रूप में वर्णित कहानियां और छठवां जो बहुत महत्वपूर्ण है, संस्कृत की आख्यायिकाओं पर लिखी गई कहानियां। समझ लीजिए कितनी तरह की कहानियां जो चर्चित थी और लिखी जा रही थी। इसमें संस्कृत की आख्यायिकाओं पर भी लिखी जा रही थी कहानियां, आत्मकथा के रूप में भी वर्णित कहानियां थीं, काल्पनिक वर्णन की भी कहानियां थीं, संवेदनात्मक कहानियां थी जो सुदूर देश के काल्पनिक चरित्रों के ऊपर लिखी गई कहानियां थी। इसके अलावा घटना प्रधान सामाजिक संवेदनात्मक कहानियां, घटना प्रधान सामाजिक संवेदनात्मक कहानियां। तो ये कुल कहानियां हैं, यानी कि 7 प्रकार की कहानियां जो थी आरंभिक दौर में लिखी जा रही थी।
पहले प्रकार की शेक्सपियर के नाटकों के इतिवृत्त पर आधारित कहानियां, स्वप्न और कल्पनाओं के रूप में रचित कहानियां, सुदूर देश के काल्पनिक चरित्रों के ऊपर संवेदनात्मक कहानियां, काल्पनिक यात्रा वर्णन की कहानियां, आत्मकथा रूप में वर्णित कहानियां, संस्कृत की आख्यायिकाओं पर लिखी गई कहानियां, घटना प्रधान सामाजिक संवेदनात्मक कहानियां। तो ये 7 प्रकार की कहानियां मुख्य रूप से हिंदी में लिखी जा रही थी। किस दौर में लिखी जा रही थी? तो ये कहानियां आरंभिक दौर में लिखी जा रही थी, और आरंभिक दौर की जितनी कहानियां हैं उनमें से ज्यादातर कहानियां सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती थी। यहां पर एक कथन हम लिख लेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहां यह भी स्पष्ट है कि समस्त प्रयोगों से निर्मित, यहां यह भी स्पष्ट है कि समस्त प्रयोगों से यहां यह भी स्पष्ट है कि सभी प्रयोगों से निर्मित कोई भी कहानी शिल्प विधि की दृष्टि से मौलिक नहीं कहा जा सकती। कोई भी कहानी शिल्प विधि की दृष्टि से मौलिक नहीं कही जा सकती। नहीं। देखिए, बहुत बड़ा आरोप है और एक आलोचनात्मक महत्वपूर्ण कथन है कि अगर शिल्प विधि के आधार पर हम देखें तो कोई भी कहानी को हम शिल्प विधि के आधार पर यह नहीं कह सकते कि यह कहानी अपने आप में मौलिक कहानी है, क्योंकि इन कहानियों में से कुछ भाव पक्ष की दृष्टि से छायानुवाद हैं, क्योंकि इन कहानियों में से कुछ कहानियां भाव पक्ष की दृष्टि से छायानुवाद हैं। हिंदी की पहली कहानी जो थी उस पर भी छायानुवाद का आरोप लगा है। तो कुछ कहानियां भाव पक्ष की दृष्टि से किस तरह की हैं? छायानुवाद हैं। भावानुवाद हैं। शेष कला पक्ष की दृष्टि से कहानी छायावाद की दृष्टि से शेष जो हैं वो भावानुवाद हैं और शेष कला पक्ष की दृष्टि से कहानी नहीं है। ठीक है, तो कहानी ही नहीं है, इस तरह से आप कह सकते हैं। अब ये कथन किसका है इस पर भी गौर करेंगे, लेकिन यह अवश्य है कि इन प्रयोगात्मक कहानियों से प्रायः अधिक कहानियां अपने लक्ष्य की ओर अवश्यमेव प्रेरित हैं। लेकिन यह अवश्य है कि इन प्रयोगात्मक कहानियों में यह
यहीं तक लिख लेते हैं, पूरे कथन लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये किसका कथन है? कथन है लक्ष्मी नारायण का। अब लक्ष्मी नारायण में ही लाल है या मिश्र हैं? तो लक्ष्मी नारायण लाल हैं। तो उन्होंने आरंभिक कहानियों पर आरोप लगाया कि ये कहानियां मौलिक नहीं हैं, कहीं भावानुवाद हैं, छायानुवाद हैं, यानी कि कहानीकार की स्वयं की अपनी कोई कल्पना नहीं है। लिखते हैं शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की पहली मौलिक कहानी 11 वर्ष का समय है। यह भी कथन किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का कथन है। शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की पहली मौलिक कहानी 11 वर्ष का समय है, लक्ष्मी नारायण लाल। तो यहां पर हिंदी की पहली कहानी की बात की जाए तो शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी किसके द्वारा कौन सी मानी गई? तो ये लक्ष्मी नारायण लाल का एक महत्वपूर्ण कथन है। साथियों, आगे बात करें तो हिंदी की जो पहली कहानी है वो कौन सी है और इस पे किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। हिंदी की पहली कहानी कोई एक कहानी नहीं है। कई कहानियों को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है या उस पर हिंदी कहानी का आरोप किया जाता है कि हिंदी की पहली कहानी है। तो यहां पर हम इसे समझते हैं। आगे चलकर हिंदी के अन्य मौलिक कहानियों की सृष्टि भी होती है और अंग्रेजी और बांग्ला से इनका अनुवाद भी होने लगता है। यहां पर एक सन आता है 1906 से सरस्वती पत्रिका में मौलिक कहानियां परिलक्षित होने लगती हैं। उन्नीस सौ 1906 से सरस्वती पत्रिका में मौलिक कहानियां जो हैं वो परिलक्षित होने लगती हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको यह बात स्पष्ट हो गई होगी। अब कुछ कहानियां जो मौलिक कहानियों के तौर पर जानी जाती हैं उन कहानियों का नाम हम लिख लेंगे। वेंकटेश नारायण एक असरफी की आत्मकहानी, एक असरफी की आत्मकहानी, ये सरस्वती पत्रिका में 1906 के बाद मौलिक कहानी के रूप में जानी जाती है। लाला पार्वती नंदन एक के दो दो, लाला पार्वती नंदन
एक के आरंभिक कहानियों में लाला पार्वती नंदन की एक की दो दो कहानी भी काफी चर्चित हुई, काफी महत्वपूर्ण कहानी है ये। सूर्यनारायण दीक्षित चंद्रहास का अद्भुत आख्यान, सूर्यनारायण दीक्षित चंद्रहास का अद्भुत आख्यान। यह हिंदी की पहली कहानियां तो नहीं है, लेकिन सरस्वती पत्रिका में मौलिक कहानी के तौर पर इन कहानियों को जगह मिलती है। सरस्वती में बंग महिला कृत दुलाई वाली कहानी भी हिंदी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहानियों में आती है। फिर इसके बाद मौलिक कहानियों में वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंध भाई, वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंध भाई, बंग महिला कृत बंग महिला कृत दुलाई वाली, ये कहानी भी सरस्वती पत्रिका में मौलिक कहानी के तौर पर छपी थी। ठीक है। इसके बाद तातर और एक वीर राजपूत, यह भी इन्हीं की है। तातर और एक वीर राजपूत। तो ये मौलिक कहानियां हैं। मौलिक कहानी का मतलब होता है कि जिस कहानी में कोई नकल नहीं की गई है, वो पूर्णतः लेखक ने अपने कल्पना के आधार पर उस कहानी को लिखा है। तो ये तो सरस्वती पत्रिका का योगदान रहा मौलिक कहानियों में। इसके बाद एक और पत्रिका आती है जिसका नाम है 1909 में काशी से इंदु पत्रिका। काशी से 1909 में जो इंदु पत्रिका आती है, यहां से एक नए कहानी युग का सूत्रपात होता है। जयशंकर प्रसाद का इसी से कहानी में प्रवेश होता है और इसमें आग, चंदा, गुलाम, चित्तौर, उद्धार, आग, चंदा, गुलाम और चित्तौर, उद्धार, ये कहानियां बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियां हैं। और 1909 काशी में इंदु पत्रिका के माध्यम से मौलिक कहानियों के रूप में इंदु पत्रिका में आती, यानी कि कहानी को प्रोत्साहित करने के लिए कई पत्रिकाएं आईं और उन पत्रिकाओं के माध्यम से ही हिंदी कहानियों का विकास हुआ, हिंदी कहानियां आगे बढ़ी। जिसमें पहली पत्रिका सरस्वती है और दूसरी पत्रिका जो है जयशंकर प्रसाद की 1909 में इंदु आती है काशी से। और यह पत्रिका भी मौलिक कहानियों के लिए और जयशंकर प्रसाद का कहानी में प्रवेश के लिए एक महत्वपूर्ण बंध मानी जा सकती है। विश्वंभर नाथ की जिज्जा, जिज्जा इनकी प्रथम मौलिक कहानी है।
विश्वंभर नाथ की प्रथम मौलिक कहानी है, ना कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। तो उसको आप सब क्लियर समझिएगा कि विश्वंभर नाथ की जिज्जा जो कहानी है ये उनकी प्रथम मौलिक कहानी है। इसी तरीके से विदीर्ण हृदय भी हिंदू में प्रकाशित हुई थी। तो बांग्ला के प्रसिद्ध पत्र प्रवासी के अनेक कहानियों का अनुवाद पारसनाथ त्रिपाठी ने प्रवासी पत्र की अनेक कहानियों का हिंदी अनुवाद पारसनाथ त्रिपाठी ने हिंदू में प्रकाशित कराया। क्लियर है? तो प्रवासी पत्र की अनेक कहानियों का हिंदी अनुवाद, किस तरह का अनुवाद? हिंदी अनुवाद प्रवासी पत्र की अनेक कहानियों का हिंदी अनुवाद पारसनाथ त्रिपाठी ने हिंदू में प्रकाशित करवाया था। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अब दो पत्रिकाएं हो गई जो हिंदी कहानियों के विकास में अपना योगदान देती हैं। तीसरी महत्वपूर्ण पत्रिका की चर्चा करेंगे। सबसे पहले सरस्वती, दूसरे स्थान पे जयशंकर प्रसाद की हिंदू और तीसरे स्थान पे 1918 में काशी से हिंदी गल्पमाला। 1918 से काशी में निकलने वाली पत्रिका हिंदी गल्पमाला। इस पत्रिका के आने के बाद भी हिंदी में मौलिक कहानियां और अपने विकसित रूप में आने लगती हैं और इस पत्रिका के माध्यम से जीपी श्रीवास्तव मैं न बोलूंगी, जीपी श्रीवास्तव जीपी श्रीवास्तव की कहानी है मैं न बोलूंगी। ठीक है, शैली की दृष्टि से यह उत्तम पुरुष में लिखी गई कहानी है। उत्तम पुरुष में मनोवैज्ञानिक कहानी। तो उत्तम पुरुष में लिखी गई एक मनोवैज्ञानिक कहानी है और इलाचंद जोशी का सजनवा इलाचंद जोशी की कहानी सजनवा। इन कहानियों के माध्यम से मनोवैज्ञानिक कहानियों की शुरुआत हो जाती है। तो ये जीपी श्रीवास्तव मैं न बोलूंगी उत्तम पुरुष में लिखी गई एक मनोवैज्ञानिक कहानी है और इलाचंद जोशी की कहानी सजनवा, ये कहानी भी एक मौलिक कहानी है। तो इन कहानियों की जो शुरुआत है वो मनोवैज्ञानिक कहानी की शुरुआत की तरफ इशारा करती है, यानी मनोवैज्ञानिक कहानियों की शुरुआत के पीछे हिंदी गल्पमाला कहानी पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान है। आगे चलकर प्रसाद जी की बहुत सारी कहानियां इसमें प्रकाशित हुई हिंदी गल्पमाला में।
तो प्रसाद की कौन कौन सी कहानी हिंदी गल्पमाला में प्रकाशित होती है, उन कहानियों में सबसे महत्वपूर्ण कहानी है पत्थर की पुकार, पत्थर की पुकार, करुणा की विजय। ये दोनों कहानियां पूछी गई हैं। पत्थर की पुकार तो आप देखेंगे कि बहुत बार पूछी गई कहानी है। उस पार का योगी, खंडहर की लिपि, उस पार का योगी, खंडहर की लिपि, प्रतिमा, प्रतिमा कहानी भी थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। पाप की पराजय, दुखिया, पाप का पराजय, ये कहानियां हैं जो काफी चर्चित रही हैं और प्रसाद की कहानियां हैं जो तीसरे चरण की पत्रिका हिंदी गल्पमाला में प्रकाशित होती हैं। अब यहां पर थोड़ा सा आपको और बताएंगे कि प्रारंभिक कहानियां जो थी, उन कहानियों का, प्रारंभिक कहानियों का वर्ण विषय किस तरह का था, यानी कि जो कहानियां लिखी जा रही थीं वो किस तरह के कथानक को बना रही थी। तो इससे बहुत महत्वपूर्ण है, आकस्मिक एवं दैविक घटनाओं पर निर्भर था का विकास, आकस्मिक एवं दैवी घटनाओं पर यानी कि शुरू शुरू में जो कहानियां आई, जैसे आपको भी आपके दादी नानी ने जो कहानी सुनाई होगी, वो ऐसी कहानी होगी जिसमें कोई राक्षस रहा होगा, कोई राजा रहा होगा, कोई रानी रही होगी, या कोई देव पुरुष आया होगा, कोई चमत्कार हुआ होगा। तो आरंभिक कहानियों में भी आकस्मिक एवं दैविक घटनाओं का ही वर्णन अधिक मिलता था और कहानी का विकास इसी रूप में सामने आता था। विकास इस युग के बाद मनोवैज्ञानिक कथाओं का सूत्रपात होता है। मैं अब देखिए यहां पर मनोवैज्ञानिक कहानी और मनोवैज्ञानिक कथानक, तो यहां लिखेंगे हिंदी कहानी में मनोवैज्ञानिक कथानकों का सूत्रपात प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर से होता है। मनोवैज्ञानिक कहानियों की चर्चा नहीं की जा रही, यहां मनोवैज्ञानिक कथानक की चर्चा की जा रही है, कथ्य की चर्चा की जा रही है। तो मनोवैज्ञानिक कथानक या कथ्य की शुरुआत जो होती है वो प्रेमचंद के कहानी पंच परमेश्वर से मानी जाती है। ठीक है, अब हम एक क्रम बनाएंगे कि किस पत्रिका से किस
कहानीकार का विकास हुआ? सरस्वती, इंदु पत्रिका, हिंदी गल्पमाला। सबसे पहले सरस्वती पत्रिका में देखते हैं कि किस कहानीकार को हम रखते हैं। तो सरस्वती के माध्यम से चंद्रधर शर्मा गुलेरी और प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और प्रेमचंद प्रमुख रूप से हिंदी कहानी की विकास यात्रा में अपना सहयोग देते हैं। और हिंदी गल्पमाला में जीपी श्रीवास्तव, और इलाचंद्र जोशी, तो दो कहानीकार हिंदी गल्पमाला में प्रमुख थे, दो कहानीकार सरस्वती पत्रिका में महत्वपूर्ण थे। और यहीं पर जो इंदु पत्रिका है, इसमें अकेले प्रसाद जी महत्वपूर्ण थे। इसमें और भी लोगों की कहानियां छपी, लेकिन इसमें प्रमुख जो थे वो यही लोग थे। सरस्वती में चंद्रधर शर्मा गुलेरी और प्रेमचंद, इंदु में प्रसाद, हिंदी गल्पमाला में जीपी श्रीवास्तव और इलाचंद जोशी। ठीक है। हिंदी कहानियों का जो विकास है दो धाराओं में होता है। हिंदी कहानी का विकास दो धाराओं में होता है, और इन दो धाराओं में कौन कौन से महत्वपूर्ण कहानीकार हैं और कौन सी ये धाराएं हैं, यह भी हमें जानना आवश्यक है। यथार्थवादी व्यवहारिक पक्ष, पहली धारा यथार्थवादी और व्यवहारिक पक्ष को लेकर हिंदी में आती है। किसको लेकर? यथार्थवादी और व्यवहारिक पक्ष की जो कहानियां हैं इसको लेकर आती है। ठीक है। अब इसका कहानी के अंतर्गत कौन कौन प्रमुख कहानीकार आएंगे? प्रेमचंद, सुदर्शन। अब देखिए सुदर्शन जो हैं, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखी हैं। अब ये पूछा गया प्रश्न है, सुदर्शन की कहानियां पूछी जाती हैं। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, प्रेमचंद, सुदर्शन, विश्वंभर नाथ शर्मा, ज्वालादत्त शर्मा, चंद्रधर शर्मा, चंद्रधर शर्मा का मतलब गुलेरी जी। और दूसरी जो हिंदी कहानी की प्रवृत्ति थी, एक तो यथार्थवादी थी, इसमें ये कहानीकार लिख रहे थे, और दूसरी धारा उसी के बरक्स जो चल रही थी वो आदर्शवादी थी।
और इस आदर्शवादी धारा में कौन कौन से कहानीकार थे जो उस दौर में कहानियां लिख रहे थे? उनमें जयशंकर प्रसाद, चंडी प्रसाद हृदयेश, जयशंकर प्रसाद इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो हिंदी की आरंभिक कहानियों में दो तरह की धारा चलती है, दो तरह की प्रवृत्तियां साहित्य में देखने के लिए मिलती हैं। पहले प्रकार की यथार्थवादी थी, जिसमें व्यवहारिक पक्ष को महत्व दिया गया, जिसमें प्रेमचंद, सुदर्शन, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, ज्वालादत्त शर्मा और चंद्र शर्मा गुलेरी का नाम आता है। वही दूसरी दौर की कहानियां जिसमें आदर्शवाद को प्रमुखता दी गई थी, जिसमें जयशंकर प्रसाद, चंडी प्रसाद हृदयेश, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, इन लोगों का नाम हमारे सामने आता है। तो यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। 1930 ईस्वी तक प्रेमचंद साहित्य के सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित हुए। 1930 तक प्रेमचंद हिंदी साहित्य में कथा सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अब यहां प्रेमचंद ने किन किन आधारों को बनाकर कहानियां लिखी, ये हम लिख लेंगे, उसके बाद हिंदी की प्रथम कहानी पर चलेंगे। प्रेमचंद की कहानियों के प्रकार। प्रेमचंद की कहानियों के प्रकार। प्रेमचंद ने कितने प्रकार की कहानियां लिखी? पहली, चरित्र प्रधान कहानियां। दूसरी, वातावरण प्रधान कहानी। कथानक प्रधान कहानी। कथानक प्रधान कहानी। और एक महत्वपूर्ण और कार्य योजना प्रधान कहानी। ये कहानियां जो हैं प्रेमचंद ने अपने कहानियों में रखा, इन कहानियों के प्रकार। तो यहां तक भी आप सबको स्पष्ट हो चुका होगा। अब हम लोग सीधे शुरुआत करेंगे। जो कहानियां हिंदी की पहली कहानियों के तौर पे जानी जाती हैं, उनके कथानक क्या हैं और उनके पात्र क्या हैं, इसको हम जानेंगे। प्रेमचंद ने 1908 में प्रकाशित अपनी कहानी प्रेमचंद ने 1908 में प्रकाशित अपनी कहानी
सोजे वतन कौन सी कहानी थी? सोजे वतन की भूमिका में सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शार्ट स्टोरी, क्या नाम दिया गया? शार्ट स्टोरी पद के अर्थ में, पद के अर्थ में कहानी शब्द का प्रयोग किया। और ये एक महत्वपूर्ण कथन है। एक आलोचक और कहानी के इतिहासकार हैं जिनका नाम है डॉक्टर गोपाल राय। अब हिंदी की पहली कहानियों पर चर्चा करेंगे कि किसने किसको कौन सी हिंदी की पहली कहानी कहा और उसका प्रकाशन वर्ष कब है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली कहानी 1900 में, कहानी का नाम है इंदुमती, को शुक्ल ने पहली कहानी माना। अब ये कहानी कहां छपी थी हम बता चुके हैं आपको। कहानीकार कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। इसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। यह कहानी 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में छपती है। तो ध्यान से समझिएगा कि यह कहानी पहली बार सरस्वती पत्रिका में छपती है 1900 में, और शुक्ल जी ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। ठीक है। अब यहां पर देखेंगे कि क्या वास्तव में ये हिंदी की पहली कहानी है, और अगर है भी ये तो कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। तो इस कहानी को मौलिक कहानी न मानकर इस कहानी को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है। अगर आप देखेंगे तो यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि टेम्पेस्ट का छायानुवाद किस कहानी को माना जाता है, या कौन सी कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है, या हिंदी की पहली कहानी इसे क्यों नहीं माना जाता है। इस तरह के कई प्रश्न आपके यहां पूछे जा चुके हैं। ठीक है। अब यहां देखेंगे कि यह कहानी जो है इसका वर्ण विषय क्या है
इंदुमती कहानी का। ठीक है, तो इंदुमती कहानी के जो पात्र हैं वो कौन से हैं और इस कहानी की पृष्ठभूमि क्या है? तो चलिए देख लेते हैं। यह कहानी कब छपती है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा है इंदुमती का? तो इंदुमती का प्रकाशन वर्ष सरस्वती पत्रिका जून 1900 ईस्वी में छपती है। कई बार महीना भी पूछ लिया जाता है कि किस महीने में ये आती है पत्रिका। मतलब पत्रिका तो है ही है ये, लेकिन किस महीने के विशेषांक में यह पत्रिका कहानी आती है। तो आप सब समझ गए होंगे कि ये जून इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जून में यह कहानी आती है। अब इसके पात्रों की बात करें कि इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण पात्र हैं। तो इस कहानी के जो पात्र हैं उसमें इंदुमती जो है वो इसकी नायिका है। नायिका इंदुमती है, नायक समझिएगा। नायक कौन है? चंद्रशेखर है। एक बूढ़ा व्यक्ति है, नाम नहीं उसका है यहां पर, वो इंदुमती का पिता है। पहली कहानी है इसलिए इसके विषय में पूरी जानकारी हमें रखना पड़ेगा। इब्राहिम लोदी का भी नाम आता है यहां पर, इब्राहिम लोदी का, जो दिल्ली का शासक है। दरअसल इब्राहिम लोदी ने छल और कपट से चंद्रशेखर के चाचा की हत्या कर दी थी। इंदुमती जो है वो देवगढ़ के राजा की एकमात्र कन्या है। तो यहां लिख लेंगे देवगढ़ राजा की कन्या। इस कहानी की जो पृष्ठभूमि बनती है वह किस जिले, किस शहर के ऊपर बनती है? तो यह कहानी मिर्जापुर, जी हां वही मिर्जापुर जहां के कालीन भैया हैं, तो मिर्जापुर से यह बनती है। जब 4 वर्ष की थी यह कन्या तो इब्राहिम लोदी ने देवगढ़ पर आक्रमण कर दिया और उसके पिता से इसकी अनिंद्य सुंदरी माता को मांग लिया था। युद्ध हारा हुआ और इंदुमती की माता ने आत्महत्या कर ली थी। यवनों ने मारकाट की तथा ये बाप बेटी किसी प्रकार बचकर वन की शरण में आ गए थे। तब इंदुमती के पिता ने शपथ ली कि जो कोई भी इब्राहिम का वध करेगा उसी के साथ इंदुमती का विवाह कर देगा, अन्यथा उसे उम्र भर कुमारी रखकर छोड़ेगा। अजयगढ़ के राजकुमार चंद्रशेखर, ये कहां के हैं? अजयगढ़ के राजकुमार हैं। तो अजयगढ़ के राजकुमार से इंदुमती का संयोगवश मिलन हो जाता है जंगल में। 4 वर्ष की पुत्री थी, तब से वह राज दरबार से छोड़कर उसको जंगल में लेकर रहने लगता है और इसी इंतजार में रहता है कि इब्राहिम लोदी की हत्या जिस नायक के द्वारा होगी, जिस राजा के द्वारा होगी, उसी के साथ इंदुमती का विवाह करूंगा।
इंदुमती अपने यौवन को प्राप्त होती हैं, विकसित होती हैं, किशोरावस्था प्राप्त करके युवावस्था में प्राप्त होती हैं, और तब तक उसने किसी भी पुरुष को देखा नहीं था, किसी मनुष्य को नहीं देखा था। और वह इंदुमती सोचती थी कि केवल एक ही पुरुष है, केवल एक ही मनुष्य है, वह मेरा बूढ़ा पिता है। और वो उनको देवताओं की कहानियां सुनाया करते थे कि देवता बहुत सुंदर होते हैं, देवता बहुत अच्छे होते हैं। तो वो मानती थी कि जो सुंदरता या सौंदर्य होता वह केवल देवताओं में होता, मनुष्य सुंदर नहीं होते हैं। एक बार वो नदी में स्नान करते हुए जब अपनी छवि को देख लेती है तो बहुत लज्जित होती है, और तब से वह नदी में स्नान करना भी छोड़ देती है। एक बार की बात है, एक राजा घास पर लेटा हुआ था, जो एक नवयुवक था, बहुत सुंदर था, ललाट उसका बहुत चौड़ा था। उसको देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित होती है और सोचती है कि यह कहीं कोई देवता तो नहीं है, क्योंकि मनुष्य तो इतना सुंदर नहीं हो सकते हैं। तो उसने कहा, जाकर पास में उसे निहारती है, बाद में इनका परिचय होता है, और उसे लेकर वो अपने पिता के घर पर लेके आती है। कुटिया पे लाने के बाद जो उसके पिता बहुत रुष्ट होते हैं, बहुत नाराज होते हैं, और वो कहते हैं कि मैं तुम दोनों का वध कर दूंगा। इस प्रकार उसने, इंदुमती ने अपने पिता से आग्रह किया कि इसका वध न करिए, ये तो मेरे वजह से यहां पर आया है। राजा ने कहा कि तुमने यहां पर आने का साहस किया है, इसलिए तुमको दंड दिया जाएगा, और उसको एक पेड़ काटने के लिए दे दिया जाता है। और इस बीच बूढ़े पिता ने उस राजकुमार के विषय में पूरी जानकारी एकत्रित करने के लिए अपने सैनिकों को जवाब दे दिया। सैनिकों ने पूरा जानकारी एकत्रित की, और अंतोगत्वा कहानी आगे विकसित होते हुए फलागम की ओर पहुंचती है, फल प्राप्ति होती, उद्देश्य की प्राप्ति होती है, और उसका विवाह राजकुमार के साथ उसके बूढ़े पिता कर देते हैं। तो यह कहानी जो है, चंद्रशेखर वास्तविकता जान जाता है और विवाह करवा देता है। यह सारा घटनाक्रम बहुत ही नाटकीय तरीके से होता है। तो यह कहानी जो है आपने देखी कि बहुत ही साधारण रूप में चलती है, और इस कहानी के ये मुख्य फलक हैं, इस कहानी के मुख्य तथ्य हैं। ठीक है। अब एक और कहानी है जिसे हिंदी की पहली कहानी कहा जाता है। अगली कहानी, यह तो पहली कहानी थी, किशोरीलाल गोस्वामी रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ठीक है। एक कहानी और है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि से हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की पहली कहानी 11 वर्ष का समय आचार्य शुक्ल से मानते हैं। अब इस कहानी का कथ्य भी बहुत ही सरल है, कहानी में बहुत रोचकता नहीं है। ठीक है। कहानियां ये कभी समय मिले तो आपको पढ़ना चाहिए। ये कहानी एक मित्र हैं, वो अपने एक मित्र के साथ घूमने के लिए निकलते हैं। दोनों लोग बहुत दुखी रहते हैं और घूमते घूमते बहुत दूर तक चले जाते हैं, और दूर जाते समय उनको एक खंडहर दिखाई देता है।
और उसी में वो कहते हैं कि ये खंडहर बहुत ही चमत्कृत खंडहर है। इस खंडहर में बहुत सारी नई नई चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो भैया इस खंडहर का एक कथ्य है, बहुत दिन पहले एक दुर्घटना हुआ और उसमें एक बच्ची थी जिसका विवाह हुआ ही था और वह उससे भटक जाती है अपने पति से, और बाद में वह उनसे उसी खंडहर में पुनः मुलाकात हो जाती है। तो यही इस कहानी का कथ्य है। ठीक है, तो 11 वर्ष की जो कहानी है, बाकी दरअसल ठीक है, इसके अलावा एक कहानी है दुलाई वाली। दुलाई वाली कहानी पर भी चर्चा करेंगे, एक एक कहानियों पर पूरी चर्चा करेंगे क्योंकि स्टूडियो में और क्लासेस का समय हो गया है। तो आज हम लोगों ने केवल एक कहानी की चर्चा की है, इंदुमती की पूरी कहानी, इसके पात्र, इसका कथ्य पूरा देखा, इसकी आलोचना भी देखा। कल हम 11 वर्ष का समय और बाकी जो कहानियां हैं उनकी चर्चा करेंगे। पार्ट 2 जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें संपूर्ण हिंदी की जो प्रथम कहानियां कही गई हैं, जिसे हिंदी की प्रथम कहानी की दृष्टि से देखा जाता है, आलोचना की जाती है, उनके जो भी महत्वपूर्ण कथ्य हैं वो सब हम कल करेंगे। यानी कि दूसरे वीडियो में संपूर्ण हिंदी कहानियों के कथ्य और महत्वपूर्ण पात्र ये सब हम देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये कक्षा आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो तर्कस बैच ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप करिए 9628 95 92 37। इसी नंबर पर आपको करना है व्हाट्सएप। हम आपको तर्कस बैच से जोड़ लेंगे। तर्कस बैच ये शुरू हुआ है कल से, यानी कि 15 नवंबर से। ठीक है, तो 15 नवंबर से जो बैच स्टार्ट हुआ है ये तर्कस बैच है, इसमें आप सबका स्वागत है। तो पढ़िए, मस्त रहिए, फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।